नमस्कार सभी साथियों को। हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज के शास्त्रीय पर चर्चा को शुरू करते हैं। आज के शास्त्र में हम टीजीटी के जो बिहार में पेपर हुआ है टीजीटी का, उसका विश्लेषण यानी एनालिसिस करेंगे। और इसका फर्स्ट पार्ट में जो हिंदी आती है वो हम कर चुके हैं। आज इसके सेकेंड पार्ट में जो हिंदी आती है उसका हम चर्चा करेंगे। तो ये जो है पैसेज हैं गद्यांश, तो गद्यांश हम छोड़ दे रहे हैं क्योंकि गद्यांश किसी और दिन किसी दूसरी क्लास में कर लेंगे। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन। शुरू करते हैं 91 क्वेश्चन से। 91 क्वेश्चन जो है किस तरह से क्या पूछा गया है? पूछा गया है कि प्रयोग के आधार पर सर्वनाम के कुल भेद हैं। क्या पूछा गया है? कि प्रयोग के आधार पर सर्वनाम के कुल भेद हैं। कितने हैं? 4, 5, 6, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो हो जाएगा 6। सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? 6। और सर्वनाम कुल कितने होते हैं? तो वो होते हैं 11। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सर्वनाम का रूपांतर किस दृष्टि से होता है? क्या है कि सर्वनाम का रूपांतर किस दृष्टि से होता है? लिंग, वचन, कारक, पुरुष, वचन, लिंग भेद, वचन, लिंग, संज्ञा, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा लिंग, वचन और कारक। सर्वनाम जो होते हैं उनका प्रयोग सिर्फ हम लिंग, वचन, कारक के अनुसार कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विशेषण के भेदों के वर्गीकरण का आधार क्या है? किस तरह से हम विशेषण को प्रयोग करते हैं? गुण, संज्ञा, संख्या, गुण, संख्या, परिमाण, गुण, सर्वनाम, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा गुण से हम विशेषण को पहचानते हैं, संख्या से पहचानते हैं और परिमाण से पहचानते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी में कारक कितने प्रकार के होते हैं? क्या पूछा गया है कि हिंदी में कारक जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? 8, 6, 7, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन है को के लिए किस कारक का चिन्ह है? को जो है और के लिए किस कारक का चिन्ह है? कर्म का, करण का, संप्रदान का, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो होगा संप्रदान। क्या होगा? संप्रदान। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसको कुछ दिया जाए इसका बोध कराने वाले शब्द रूप को कहते हैं। क्या कहते हैं? अपादान कारक, अधिकरण, संप्रदान, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा संप्रदान। क्या होगा? संप्रदान। अपादान जो होता है किसी से दूर होना, किसी से बिछड़ना, तो अपादान। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो पत्ते क्या है? पेड़ से बिछुड़ रहे हैं यानी अलग हो रहे हैं। और अधिकरण जो है में पर किसी के ऊपर निर्भर होना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है कि क्रिया के जिस रूप से क्रिया के होने का समय तथा उसकी पूर्णता या अपूर्णता का बोध हो उसे क्या कहते हैं? कारक, काल, परसर्ग, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा काल।
क्या होगा? काल, क्योंकि समय क्रिया के होने का समय पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा? काल। और परसर्ग जो है वो किसको कहते हैं? कारक का ही दूसरा नाम है परसर्ग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी, किस काल का उदाहरण है? भविष्यत काल का, भूतकाल का, वर्तमान काल का, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा भविष्यत काल का। किसका उदाहरण है? यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी, भविष्यत काल का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जब दो शब्द समास युक्त होकर किसी तीसरे शब्द का विशेषण बन जाएं तो उसे क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास या उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है बहुब्रीहि समास। क्या है? बहुब्रीहि समास, क्योंकि बहुब्रीहि समास में दो पद मिलते हैं, दो पद मिलने से किसी तीसरे का बोध होता है, अन्य अर्थ बनता है, तो अन्य अर्थ जब बनता है तो बहुब्रीहि समास होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से गुण संधि का उदाहरण है। कौन सा है गुण संधि का उदाहरण? अधिस्वर, महोषधि, महोत्सव, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा महो प्लस उत्सव। क्या हो जाएगा? महो प्लस उत्सव जो है गुण संधि का उदाहरण है। अधीश्वर जो है यण संधि का उदाहरण है। और महो औषधि जो है ये वृद्धि संधि का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आ के बाद बड़ा इसके बाद ए के बाद आए हो तो ए और आ के बाद ओ आओ हो तो आओ होगा, यदि यह परिवर्तन किस संधि में होता है? दीर्घ संधि में, गुण संधि में, वृद्धि संधि में, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो होगा वृद्धि संधि में। किस में होता है? वृद्धि संधि में। वृद्धि संधि में होता है कि आ हो या आ हो, ए हो या ए हो, तो चारों का शब्द हो जाता है अय, और आ और ओ के बाद औ हो जाता है। तो ये किस संधि का उदाहरण है? ये जो है वृद्धि संधि का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सौजन्यता, उज्ज्वल, भ्रातागण उपरोक्त शब्दों का शुद्ध रूप क्या है? सुजनता, उज्ज्वल, भ्रातृगण, इनमें सभी गलत लिखा है। उपयुक्त एकदम से गलत लिखा है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा बी, क्योंकि सौजन्यता जो है कोई वर्ड ही नहीं होता है। सौजन्यता बिल्कुल गलत वर्ड है, तो सौजन्यता का सौजन्य हो जाएगा। उज्ज्वल तो गलत लिखा है। भ्रातृगण उपयुक्त एकदम से गलत लिखा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूँ, उस बात का शुद्ध रूप क्या है? मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण, करण के साथ करना कभी नहीं लगता है। मैं अपनी बात के स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूँ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी। क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सर्प का पर्यायवाची नहीं है। रजनीचर, भुजंग, उरग, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। नहीं पूछा है। क्या पूछा है? नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा रजनीचर। क्या हो जाएगा? रजनीचर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है तुम्हारी जेब खाली है। क्या है? तुम्हारी जेब खाली है। तो जेब जो है वो क्या है? पुल्लिंग है। जेब का लिंग पूछा है, जेंडर पूछा है कि लिंग है या
जेब का जो जेंडर है वो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है या जड़ है या उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो जेब का जो जेंडर है वो हो जाएगा पुल्लिंग। क्या हो जाएगा? पुल्लिंग। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बूंद बूंद से घड़ा भरता है, इस वाक्य में भरता कौन सी क्रिया है? क्या है कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, भरता जो है किस वाक्य की कौन सी क्रिया है? सॉरी, कौन सी क्रिया पूछा है? सकर्मक क्रिया, प्रेरणार्थक, अकर्मक क्रिया या उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा सी। क्या है? सी, आकर्मक क्रिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि क्रिया के उस रूपांतर को कौन सा वाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में कर्ता की प्रधानता का बोध होता है? कृत्यवाच्य, क्रमवाच्य, भाववाच्य, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो क्रिया के उस रूप को क्या कहते हैं जो कर्ता का बोध होता है? उसे कहते हैं कृत्यवाच्य। क्या कहते हैं? कृत्यवाच्य। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आकर्षण का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? कर्षण, संकर्षण, विकर्षण या उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा विकर्षण। क्या होगा? विकर्षण। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आदि से अंत तक के लिए प्रयुक्त शब्द कौन सा है? अध्यंत, अध्यंतन, अध्योपांत, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। अध्यांत भी आदि से अंत तक के लिए यूज करते हैं, आद्यतन भी आदि से अंत तक के लिए यूज करते हैं, अध्योपांत भी आदि से अंत तक के लिए यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 110 क्वेश्चन है कि ऐसे शब्द जो पढ़ने और सुनने में लगभग एक जैसे लगते हैं परंतु अर्थ की दृष्टि से भिन्न होते हैं, उन्हें कहते हैं अभित्र, श्रुतिसम, भिन्नार्थक, श्रुतिसम, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो है श्रुति श्रम भिन्नार्थक। क्या है? श्रुति सम भिन्नार्थक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 111 कि इनमें से कौन सा व्याकरणाचार्य नहीं है? पाणिनि, पतंजलि, रामविलास शर्मा, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रामविलास शर्मा। क्या हो जाएगा? रामविलास शर्मा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है? दो वर्णों के मेल को संधि। 112वां क्वेश्चन है कि दो वर्णों के मेल को संधि तथा दो पदों के योग को समास कहते हैं। दो वर्णों के मेल को समास तथा दो पदों का योग को संधि कहा जाता है। दो शब्दों का मेल समास और संधि कहलाता है। उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है कि दो वर्णों के मेल को संधि और दो पदों के योग का समास कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विभक्ति किस कारक का चिन्ह है? कर्म कारक का, कर्ता कारण का, करण कारक का, उपयुक्त में से इनमें एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा कर्ता का। कर्ता ने कर्म को क्रिया, तो क्या हो जाएगा? कर्ता ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया बी।
चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? उच्छ्वास में कौन सा संधि, कौन सा उपसर्ग है? सॉरी, मैंने संधि पढ़ा, उपसर्ग है। क्या पूछा है कि उच्छ्वास में जो है कौन सा उस उपसर्ग है? उच्च, उत, उच्च, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो होगा बी। क्या होगा? बी, उत। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी वाक्य में कर्ता और उसके विस्तार को कहते हैं, क्या कहते हैं? उद्देश्य, विधेय, पदबंध, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा ए, उद्देश्य। क्या हो जाएगा? उद्देश्य। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विशेषण के अंत में संस्कृत और हिंदी के तद्धित प्रत्ययों के योग से कौन सी संज्ञा बनती है? भावात्मक संज्ञा, पदवाचक संज्ञा, विशेषणवाचक संज्ञा, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा भावात्मक संज्ञा। क्या हो जाएगा? भावात्मक संज्ञा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 117। क्या है? 117 क्वेश्चन है कि दो अक्षरों के मिलने से तीसरे शब्द की रचना होती है। किसमें होती है? समास में होती है, संधि में होती है, उपसर्ग में होती है या उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा संधि। क्या हो जाएगा? संधि। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया बी। अगला क्वेश्चन है 118 कि ऐसे शब्दों को जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए उन्हें क्या कहते हैं? वर्ण संकर, तत्सम, तद्भव, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा तद्भव। क्या हो जाएगा? तद्भव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 119 क्वेश्चन है कि कर्मधारय समास का उदाहरण है, कि कर्मधारय समास का उदाहरण है कौन सा है? भाग्य, युद्ध, त्रिलोक, परमेश्वर, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा परमेश्वर। क्या हो जाएगा? परमेश्वर। त्रिलोक में बहुब्रीहि समास है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया सी। अगला क्वेश्चन क्या है? 120वां क्वेश्चन है कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? क्या पूछा है कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? 5, 8, 7, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो हो जाएगा 8। क्या हो जाएगा? 8। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 21वां क्वेश्चन है कि जिस वाक्य में एक से अधिक प्रधान वाक्य हो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? सरल, मिश्र, संयुक्त, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा संयुक्त वाक्य। क्या हो जाएगा? संयुक्त वाक्य। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया सी। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि जो विराम चिन्ह दिया गया है उसको क्या कहते हैं? अल्प विराम, अर्ध विराम, संक्षेप चिन्ह, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा अर्ध विराम। क्या होगा? अर्ध विराम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 24 तक ही क्वेश्चन करेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि अंधे के आगे रोएं, अपने नयन खोएं का अभिप्राय क्या होगा? अपनी बात सुनने वाला नहीं, मूर्ख से कहना, अयोग्य से कहना, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा अयोग्य से, अयोग्य व्यक्ति से अपनी बात को कहना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है कि बीती बातों को याद करना या याद दिलाना कौन सा मुहावरा प्रयुक्त होगा? काम बनाना, गड़े मुर्दे उखाड़ना,
बगले झांकना उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी, गड़े मुर्दे उखाड़ना। तो ये था आज का शस्त्र। अब इसका नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि बहुत लंबी क्लास हो जाएगी अगर एक ही बार में सारे क्वेश्चन करेंगे, तो इसीलिए मैं एक ही बार में सारे क्वेश्चन नहीं कर पाऊँगी। तो नेक्स्ट क्लास में करती हूँ।